हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबका नए चैप्टर में। और ये हमारा चैप्टर है सीएचएस क्लास 9th का फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरी तरीके से नया चैप्टर है। अभी तक मैंने 2 चैप्टर आपको कंप्लीट कर दिए, सेकंड और थर्ड चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 11th है और फिजिक्स का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर, यानी बल तथा दाब। इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे कि आखिर फोर्स क्या होता है, फिर कुछ समय बाद हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है, और आखिर फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये कितने तरह का होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली जो हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा पूरी तरीके से फोर्स पे डेडिकेटेड होगा, यानी फोर्स के बारे में इस पे हम चर्चा करेंगे। और बहुत छोटा सा हमारे पास ये चैप्टर है, लगभग 2 से 3 लेक्चर में आसानी से खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। तो ये समझिए फोर्स है क्या। ठीक है, आपको पता है फोर्स क्या है? हाँ सर कहेंगे, कुछ बच्चों कहेंगे सर हाँ डिफिनीशन पता है हमको। अ पुश आर पुल इज नोन एज फोर्स। तो हाँ, डिफिनीशन आपकी सही है और बातें भी सही हैं, लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में देखिए, ठीक है, अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। तो अपने आसपास देखेंगे लगभग कुछ न कुछ चीज़ें मूव कर रही हैं, कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। जैसे आप अगर कभी किसी गेंद को उठा के फेंक देते हैं, ठीक है, फेंकने के बाद क्या होता है, वो बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है धीरे धीरे वो क्या होता है, स्लो होता जाता है और अंत में रुक जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, फुटबॉल प्लेयर को आपने देखा होगा, जैसे ही वो किक मारता है फुटबॉल पर, फुटबॉल क्या होता है, कुछ आगे जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इधर अगर लेफ्ट पैर से हमारे पास में मारेगा तो क्या होगा, राइट साइड मार सकता है, लेफ्ट साइड, किसी भी डायरेक्शन में उसको चेंज कर सकता है, यानी फुटबॉल को किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है। लेकिन अंत में फिर से वही आता है कि कुछ समय बाद फुटबॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक सकता है या रुक जाता है। तो क्यों आखिर रुकता है वो? तो आप सोचिए कोई चीज़ मोशन क्यों कर रही है। तो यही जो मोशन करता है, आपको यहाँ समझना चाहिए कि जो भी कोई भी अगर मोशन कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसका कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं फोर्स होता है। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ मूव करेगी, जैसे ये हम मार्कर है यहाँ पे ऐसे स्थिर है, मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके गया, तो ये क्या किया, मोशन किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया। तो कोई चीज़ बिना फोर्स के एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती और ना ही वो मोशन कर सकती है। तो फोर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कहीं भी आपको कोई भी चीज़ अगर मोशन में गति करती हुई वस्तु दिखाई देती है तो समझ जाइएगा कि उसमें कुछ न कुछ फोर्स जरूर है। बिना फोर्स के कोई भी चीज़ मोशन नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ जो हमारा डिफिनीशन है वो तो बिल्कुल सही है। वो क्या है? फोर्स इज पुश और पुल। मतलब ये है कि किसी चीज को धक्का देना, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का देना, और पुल का मतलब होता है खींचना। यानी किसी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अब आप ध्यान दीजिए, किसी चीज को अगर आप धक्का देंगे तो क्या वो मूव नहीं करेगी? हो सकता है बहुत बड़ी चीज होगी, जैसे अगर हम किसी मान लो छोटी सी अगर हमारे पास में अलमारी है, उसको अगर धक्का देते हैं तो क्या होगा, अलमारी थोड़ा सा मोशन करेगी। और बहुत बड़ी चीज होगी, पता लगा आप दीवार के सामने चले गए और दीवार को धक्का दिए, तो वहां पे वो मूव नहीं करेगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने फोर्स अप्लाई किया। यानी किसी चीज को धक्का देना, जैसे अगर मैं इस बोर्ड को धक्का देता हूं तो बोर्ड कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या है, इसके दीवार है। तो फोर्स तो मैं लगा रहा हूं लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन किसी चीज पर अगर यहाँ पे मैं धक्का दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये मूव कर सकती है। वो डिपेंड करेगा कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं और जिसको मूव कराना चाहते हैं उसका मास कितना है। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। तो क्या मैंने बताया, किसी चीज को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अब धक्का देना और खींचना कुछ लोग एक समझ बैठते हैं। तो देखिए एक क्यों है, जैसे अगर मैं कहूँ कि धक्का देना, जैसे मान लीजिए आप डोर है, ठीक है, या डोर नहीं, मैं ग्लास से बात करता हूँ। एक टेबल पे मान लो ग्लास रखा हुआ है, ठीक है, इस मार्कर समझते हैं। मान लो ये हमारे पास में ग्लास की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। अब ये सीधा तो खड़ा खैर होगा नहीं, फिर मैं इसको पकड़ता हूँ ऐसे। तो अगर मैं कहता हूँ इस मार्कर को धक्का दो, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर से ऐसे पुश करते हैं, इधर से धक्का देते हैं। तो ये क्या हो गया, धक्का देना। अगर कोई कहता है इसको खींचो, तो खींचने का मतलब नहीं समझते हैं, इसको अपनी तरफ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम इधर से। लेकिन रियल में देखें अगर, तो कुछ लोगों को समझ में आएगा, सर ये भी तो हम धक्का ही दे रहे हैं, इस साइड से दे रहे हैं। जब इस साइड से पुश कर रहे हैं तो आगे जा रहा है, इस साइड से पुश कर रहे हैं तो पीछे आ रहा है। लेकिन पुश तो ये भी हो रहा है ना, इसको हम इधर से धक्का दे रहे हैं, ठीक। तो किसी चीज को अपनी तरफ खींचना पुल कहलाता है और अपने से दूर ले जाना उसको बोलते हैं हम लोग पुश। जैसे अगर हम डोर को ओपन करते हैं, मान लो कोई डोर बाहर की तरफ ओपन होता है, तो उसको हम धक्का देंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ ओपन होगा। और अगर उसको अपनी तरफ पुल करेंगे, खींचेंगे, तो क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लो कोई कुएं से पानी निकालता है
और बाल्टी है, तो रस्सी को क्या कर रहे हैं हम, रस्सी को पुल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब। तो यही सारी चीजें हैं फोर्स के बारे में कि यानी अगर कहीं पे आपको पुश कोई दिखाई दे, यानी किसी चीज को धक्का दे रहा है कोई, तो वो फोर्स है। किसी चीज को खींच रहे हैं तो वो फोर्स है। फोर्स अपने आप में दिखाई नहीं देता, कह सकते हो आंखों के द्वारा नहीं देखा सकता, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक, एक्सपीरियंस हम उसका ले सकते हैं। अगली चीज ये है कि फोर्स सर आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। तो फोर्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन से प्रोड्यूस होता है, किन्हीं भी ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से। और दो ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन यहां पे बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी दो वस्तुओं का अगर कहीं पे आपस में इंटरेक्शन होगा तो यहां लिख सकता हूं मैं फोर्स इज केम इन प्ले। यानी अगर आपको फोर्स को देखना है तो दो वस्तुओं का इंटरेक्शन आपको करना पड़ेगा, दो वस्तुओं के बीच इंटरेक्शन होगा तभी आपको फोर्स दिखाई देगा। जैसे यहां पे मैंने लिखा फोर्स इज केम इन प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट्स, ठीक है, या इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अगर, यानी दो वस्तुएं हैं। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल से बात करता हूं, एक मान लो हमारे पास में क्या है, कोई कार है, ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिया हुआ है, एक कार है यहाँ पे और एक यहाँ पे इसके पीछे आदमी खड़ा हुआ है, ठीक। तो जब अगर कार यहाँ पे खड़ी हुई है और इसको आदमी धक्का नहीं दे रहा है, आदमी भी यहाँ खड़ा है, कार भी यहाँ खड़ा है, तो कोई भी आपको फोर्स दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही ये आदमी आके अगर इस कार को धक्का देना स्टार्ट करेगा तो आपको फोर्स दिखाई देने लगेगा। फोर्स दिखाई क्यों देगा, क्योंकि ये कार आगे जाने लगेगी, तो उसका कुछ न कुछ हमको क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा कि आखिर कुछ न कुछ प्रभाव इसका दिखाई देगा। इसने फोर्स लगाया इसके ऊपर तो इसका कुछ प्रभाव दिखाई देने लगा। लेकिन जब तक ये खड़ा था या ये कार यहाँ पे खड़ी थी तब तक हमको फोर्स नजर नहीं आ रहा था। तो एक वस्तुओं को अगर देख के एक के अकेले से फोर्स क्या होता है, इंटरेक्ट नहीं होता, यानी एक अकेले से फोर्स प्रोड्यूस होगा तो, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा कुछ, ठीक है, ये फोर्स यही प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे प्रोड्यूस किया तभी जाके हमको उसका अनुभव हुआ, हम देख सके। इसी तरीके से जब तक ये अकेले अकेले थे तब तक कुछ नहीं दिखाई दिया। इसी तरीके से अगर दो आदमी हैं कोई, ठीक है, दो आदमी है, अब मान लो ये आदमी जो है इसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है और वो, यानी ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो दोनों पे क्या होगा, फोर्स लग रहा है। आप ये कहेंगे कि पहला वाला आदमी दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और दूसरा वाला आदमी पहले को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी पहले पे फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। और यहाँ क्या था, यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ क्या हुआ था कि ये केवल आदमी इस कार पे फोर्स लगा रहा था। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा हो किसी दूसरे पे, ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट हो, दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हो, या ये आदमी मान लो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी धक्का दे रहे हैं हम, तो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे ये एक दूसरे को धक्का भी दे सकते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं, यानी पुल भी कर सकते हैं या पुश भी कर सकते हैं, तो यहाँ भी फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स बेसिकली है क्या, पुश और पुल ही है। और कहीं कहीं पे पुश और पुल से बढ़ के हो जाता है, जैसे हमको कहीं पे पुश और पुल तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं आगे आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, उसमें आपको कुछ धक्का देता हुआ या कोई चीज़ खींचती हुई या कोई क्या कौन खींच रहा है, ये सब समझ में आपको कुछ कम आएगा, वहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा इस बात को। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, फोर्स क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक। इंट्रैक्शन जरूरी है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे बड़ा कॉमन हो जाता है कि सर ये जो फोर्स है ये क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स जो है हमारे पास में कई सारी चीज़ों को कर सकता है। क्या कर सकता है, देखिए एक एक चीज़ें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला ये है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे है प्रॉपर्टीज, आप लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स, या आप कह सकते हैं इसको प्रॉपर्टीज को इफेक्ट ऑफ, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गीला हो गया इसलिए चल नहीं रहा है मार्कर, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो आप इफेक्ट बोल सकते हैं या प्रॉपर्टीज की फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो देखिए फोर्स क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला ये है कि जो फोर्स है हमारे पास में वो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। मतलब ये है कि मैं यहां पे पहला लिखता हूं, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन बोल सकते हो, स्टेट ऑफ रेस्ट बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। देखिए जो बल है इसको लगा के हम किसी भी वस्तु का स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट कहने का मतलब स्टेट दो तरह के होते हैं, एक स्टेट ऑफ मोशन है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो उसको कहते हैं हम ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है,
कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, मूव कर रही है, तो उसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन पे है। तो अब इसी स्टेट को ये फोर्स चेंज कर सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई कार यहाँ पे रुकी हुई थी अभी, तो कार रुकी हुई थी, तो उसको किसी आदमी ने गया वहां पे पुश किया, उसको पुश का मतलब फोर्स लगाया, और उस फोर्स के द्वारा क्या हो गया, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया। वो पहले कार रेस्ट पे थी, अब मोशन करने लगी। या हो ऐसा भी हो सकता है कि कोई कार मोशन कर रही हो, ठीक है, और मान लो कोई कार यहाँ ढलान पे खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई कार खड़ी है तो हो सकता है ऑटोमेटिक ये नीचे की तरफ आने लगे धीरे धीरे। जब नीचे की तरफ आने लगेगा और एक आदमी यहाँ पे आके इसको क्या कर दे, पुश कर दे, पुश करने लगे, क्या होगा, ये रुक जाएगी। यानी जो मोशन में कार आ रही थी उसको हम फोर्स लगा के रोक भी सकते हैं। तो यही है स्टेट ऑफ मोशन, हम चेंज कर सकते हैं। यानी किसी विराम वस्तु को हम गति प्रदान कर सकते हैं, गति दे सकते हैं, या किसी गतिशील वस्तु को हम रोक सकते हैं। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। अभी आपको आगे बताएंगे हम कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो हम बैट बॉल खेलते हैं, तो बैट से अगर हम बॉल को मारते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो क्या होता है, आगे की तरफ जाता है, रुक जाता है। या कोई आदमी फील्डर जो है हमारे पास में क्या करता है, बॉल को पकड़ लेता है। बॉल को पकड़ने के बाद यानी बॉल क्या था, मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने पकड़ा, उसे फोर्स लगाया, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया, तो रेस्ट पे आ गया। या जब बॉलर होता है तो पहले गेंद को रेस्ट में लिया हुआ है, लेकिन जब वो बॉलिंग करता है तो क्या करता है, रेस्ट वाली गेंद को मोशन में ले आ दिया। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। तो ये फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि पहला जो प्रॉपर्टी है या इफेक्ट है फोर्स का, वो ये है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी रुकी हुई वस्तु को ये गतिशील कर सकता है या गतिशील वस्तु को रोक सकता है। अगला हमारे पास में ये है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी हमारे पास में मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई चलती हुई गतिशील वस्तु है, तो फोर्स लगा के हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन किसी भी फोर्स, जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई बॉल है, ठीक है, तो बॉल अगर फुटबॉल आपकी तरफ आ रही है, ऐसे सीधा आ रही है, और कोई आदमी यहाँ पे है, ये इस पे फोर्स लगा के इस फुटबॉल को इधर से हो सकता है इधर कर दे। इधर जा रही थी फुटबॉल, हो सकता है उसको इधर कर दे। तो ये इसके डायरेक्शन हो, किसी चलती हुई वस्तु के डायरेक्शन को भी बल क्या कर सकता है, बदल सकता है। जैसे आप बैट बॉल में फिर से एग्जांपल लेते हैं, जब बॉलर गेंद को फेंकता है तो गेंद किधर जाती है, जब वो फेंकता है तो वो जाती है बैट्समैन की ओर, यानी वो बैट्समैन की ओर जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो बैट से फोर्स लगाता है, ठीक है, बल्ले से जब गेंद पे फोर्स लगाता है बैट्समैन, तो गेंद क्या होती है, किसी भी दिशा में मार सकता है, ऑफ में, लेग में, ठीक है, सीधा स्ट्रेट कर ड्राइव कर सकता है। किसी तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में उसको भेज सकते हैं। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। आप एक्सीडेंट वगैरह में देखते होंगे कि गाड़ी इधर से जा रही है, मान लो अगर टू व्हीलर कोई लेके इधर से जा रहा है, इस साइड वो इधर जा रहा है, और फोर व्हीलर अगर आके इसको इधर से धक्का देता है तो क्या होगा, क्या अब इधर जाएगा? नहीं, फोर्स फोर व्हीलर वाले का ज़्यादा होगा और वो फिर इधर चलने लगेगा। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से ये क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी। जैसे हम साइकिल को सीधा लेके जाते हैं, जैसे ही हैंडल पे फोर्स लगा के हैंडल को दूसरी साइड करेंगे तो क्या हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट जो हमारा साइकिल है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कहीं भी अगर हम फोर्स लगा के किसी भी वस्तु का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कोई गेंद आपकी तरफ आ रही है, आप फोर्स लगाइए, इधर जा रही होगी तो इधर चली जाएगी। तो जहां भी फोर्स लगाएंगे उसका डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरी चीज हो गई, फोर्स क्या कर सकता है। तीसरी चीज जो हमारे पास में है किसी ऑब्जेक्ट के केस में, कि फोर्स कैन change the shape of object, any object। किसी भी वस्तु का बल लगा के हम उसके आकार को परिवर्तित कर सकते हैं। शेप का मतलब क्या है, उसका आकार वो किसी और आकार का होगा, हम चाहेंगे वो किसी और आकार का हो जाएगा। जैसे बलून है आपके पास, तो बलून गोल होता है, जैसे उस पर हम फोर्स लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा। या किसी भी और आप दूसरे एग्जाम्पल को ले सकते हैं, कोई भी, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस पर अभी मैं इधर फोर्स लगा दूं तो ये सीधा था, इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, टीचर लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर्स जो होते हैं, बच्चों को जब कुछ समझ में नहीं आता तो उनका से कान पकड़ते हैं, ठीक है, कान पकड़ने के बाद क्या करते हैं, वो फोर्स लगाते हैं आपके कान पे और कान का शेप साइज चेंज कर देते हैं, ठीक है, टोटल। तो वो भी एक प्रकार का है। कोई आपको एक, ठीक है, एक झापड़ मार दे गाल पे तो गाल का शेप साइज सब चेंज हो जाएगा। यानी फोर्स कहीं भी लगाया जाए तो शेप साइज सब चेंज हो जाता है। हालांकि हमारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं स्किन की कि फिर से उसी शेप में आ जाएंगी, लेकिन अगर उतनी तेजी से प्रहार न किया गया हो तो ये हमारे पास में हो गया शेप चेंज करने वाली बात। यानी फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं।
फुटबॉल है, जब हम लोग पैर से किक करते हैं तो फुटबॉल का शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब गेंद को बैट से मारा जाता है तो गेंद का शेप थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसका शेप हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि फोर्स के द्वारा की जा सकती हैं। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट पे ला सकता है, यानी कोई चीज़ मूव कर रही है उसको रेस्ट पे ला सकता है, रेस्ट वाली चीज़ों को मूव करा सकता है। दूसरा चीज़ ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तीसरी चीज़ है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। अब इसको इरेज करते हैं, ये प्रॉपर्टीज थी फोर्स की, इसके बारे में आपको जानना था। ठीक, अब देखिए एक बात और बताते हैं आपको, जैसे ये फोर्स सर कितने तरह के होते हैं। तो फोर्स जो है कई तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है, कई प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। जैसे जो पहली प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें यहाँ पे, तो फोर्स के बारे में देखते हैं। हम अभी बता रहे थे, मान लो कोई ब्लॉक है ये, ठीक, इस ब्लॉक पे अगर कोई यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक आदमी है इधर से फोर्स लगा रहा है, अब फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, ये अगर रेस्ट पे है और छोटा ब्लॉक है तो ये इधर की तरफ जाएगा, इस साइड, ठीक है, मोशन करने लगेगा। यानी इधर से इसने फोर्स लगाया, फोर्स को अब मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, इधर से इसने फोर्स लगाया और ये क्या हो गया, इधर मोशन करने लगा। अब इस मोशन के द्वारा अगर मान लो कोई इधर से भी एक ब्लॉक है और एक आदमी इधर से फोर्स लगा रहा है और एक आदमी खड़ा हो जाए इधर से फोर्स लगाने लगे, तो क्या चांसेस बन सकते हैं, चांसेस क्या होंगे आप खुद सोचिए। जब ये अकेला इधर से फोर्स लगा रहा था तो मोशन एम लिखता हूं मैं, मोशन इधर हो रहा था। लेकिन जब दो आदमी हैं, एक इधर से इस साइड फोर्स लगा रहा है लेफ्ट से राइट की ओर और एक राइट से लेफ्ट की ओर फोर्स लगा रहा है, तो होगा क्या, दो चांसेस बनते हैं कि आखिर ये फोर्स कितना लगा रहे हैं। कितना फोर्स का मतलब कि ये कितना फोर्स लगा रहा है और ये कितना फोर्स लगा रहा है। अगर दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ये ब्लॉक क्या होगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन ये अगर एक ज़्यादा फोर्स लगाता है एक कम फोर्स लगाता है तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उसकी विपरीत दिशा में ये ब्लॉक मूव कर लेगा। अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाता है तो इधर मूव कर जाएगी, अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो उधर मूव कर जाएगी। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है हमारे कि अगर मान लो कोई ब्लॉक है, इसको अकेला कोई धक्का दे रहा था तो धीरे धीरे चलेगा, एक आदमी और आके यहीं से धक्का दे दे तो और तेज चलने लगेगा, एक आदमी और उसी डायरेक्शन में धक्का दे दे तो क्या होगा, और तेज चलने लगेगा। ये तेज क्यों हो रहा है, फोर्स के कारण। पहला आदमी कम फोर्स लगा रहा था, धीरे चल रहा था, एक आदमी और आया तो और फोर्स लग गया और तेज चलने लगा। यानी फोर्स लगा के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और तेजी से मूव करा सकते हैं, जितना फोर्स लगाएंगे उतनी तेजी से आगे मोशन में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड होते हैं। जैसे इस पे नेट फोर्स जो आएगा, मान लो ये F1 फोर्स लगा रहा था, ये F2 फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो अब इस पे एक नेट फोर्स लगेगा जिसको हम F कहेंगे। तो ये F क्या होगा, F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2। इसको याद रखना है आपको। अगर डायरेक्शन सेम है दोनों फोर्स की तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन विपरीत है यानी उल्टा है, अपोजिट है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। जो ज़्यादा होगा उसमें से हम कम वाले को घटा देंगे। मान लो अगर ये F1 लगा रहा है ज़्यादा और ये F2 लगा रहा है तो क्या होगा, इसको हम माइनस करेंगे। यानी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है, और हमारे पास सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो ऐड हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है। जैसे अगर ये 5 न्यूटन का पहला वाला लगा रहा था यहाँ पे, अब न्यूटन क्या है, न्यूटन देखिए, जैसे हम लोग मापते हैं 5 kg, किसी सामान का वेट मापते हैं या अगर भार वगैरह हमको पता करना है 5 kg 2 kg, लंबाई मापनी होगी तो 1 मीटर 2 मीटर। इसी तरीके से फोर्स को मेजर करने के लिए एक हमारे पास में यूनिट बनाई गई है, जैसे यहाँ kg यूनिट है, तो ये यूनिट का नाम है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसको बनाया गया। तो 5 न्यूटन का मतलब ये एक हमारे पास में यूनिट है। न्यूटन शब्द आपको बताएगा कि इसका मतलब फोर्स के बारे में बात हो रही है। केजी का मतलब आपको बताता है कि वेट के बारे में बात हो रही है। 5 मीटर लिखा होता तो इसका मतलब आपको समझ में आता है कि लंबाई की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है। तो ये न्यूटन से आपको पता चल जाना चाहिए कि फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो 5 न्यूटन क्या है, न्यूटन यूनिट है फोर्स का। ये भी याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, बल की इकाई क्या होती है। तो बल की इकाई जो हमारे पास में MKS पद्धति में है वो न्यूटन है, और CGS पद्धति में बात करें तो अभी MKS पद्धति CGS पद्धति के बारे में अलग से एक वीडियो में आपको बताएंगे क्या होती हैं चीज़ें। तो CGS पद्धति में ये डाइन है फोर्स का यूनिट, और MKS पद्धति में न्यूटन होता है, ठीक। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कुछ एक्स्ट्रा था, इसके बारे में कभी और हम बताएंगे MKS और CGS के बारे में। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में जो इसका यूनिट होता है।
अब चलते हैं, मैं बता रहा था कि अगर 5 न्यूटन पहला वाला, 5 न्यूटन दूसरा वाला फोर्स लगा रहा है तो यहाँ F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 यानी 5 न्यूटन है, F2 कितना है 5, टोटल कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, तो ओवरऑल 10 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन यहाँ की बात करें, अगर ये यहाँ पे अगर 10 न्यूटन मान लो इधर लगा रहा है और ये 10 न्यूटन से इधर लगा रहा है, तो होगा क्या, F इक्वल टू 10 माइनस 10 हो जाएगा और ओवरऑल आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, हमको 0 समझ में आएगा। फोर्स 0 क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। और वही अगर उल्टा होता है इसका, ये 15 लगा रहा होता, ये 10 लगा रहा होता, मान लो ये 15 लगा रहा है, तो क्या होता, तो हम करते 15 माइनस 10, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये इधर लगाता ये इधर, अब 15 माइनस 10 यानी 5 न्यूटन का नेट फोर्स होता। तो जो F नेट आता वो कितना आता, 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन यानी कि ओवरऑल इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स समझ में आता, 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन मूव करता, क्योंकि ये वाला फोर्स ज़्यादा था तो इधर मूव करता। ठीक, तो ये हमारे पास में फोर्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं कि सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास फोर्स होता है वो कम हो जाता है, यानी कि सब्सट्रैक्ट हो जाता है। अब यहीं से दो तरह के फोर्स हमारे पास आते हैं। एक को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, और दूसरा हमारे पास में होता है क्या, नॉन बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स को हिंदी में बोलते हैं हम संतुलित बल, ठीक है, संतुलित बल। और नॉन बैलेंस फोर्स को बोलते हैं असंतुलित बल। तो एक हमारे पास में संतुलित बल है और एक असंतुलित बल है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसी समझ में आ जाएगा। संतुलित बल का मतलब है अगर कोई ब्लॉक है, इस पे जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स, सेम फोर्स इधर से लगे तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, यानी नेट फोर्स इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस का मतलब दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 हो गया है। तो अगर नेट फोर्स 0 हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसको बोलते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का फोर्स जो है वो बैलेंस है। बैलेंस का मतलब देखो हम भी अपने भाषा में क्या बोलते हैं, बैलेंस। अगर कोई गिर रहा है तो कहते हैं अनबैलेंस हो गया है, नॉन बैलेंस हो गया, और सीधा खड़ा हुआ है तो क्या है, बैलेंस है। इसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रही है, सीधी एक जगह पे खड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अगर यही मूव करने लगे किसी डायरेक्शन में, अगर एक इधर से फोर्स लगा रहा है या अकेले किसी ब्लॉक पे इस पे केवल एक आदमी इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या है, नॉन बैलेंस फोर्स है, असंतुलित बल है। और नॉन बैलेंस फोर्स हमेशा मोशन लाता है, ठीक है, मोशन काज करता है, जबकि बैलेंस फोर्स में कोई मोशन नहीं होता। अगर कोई अकेला इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये भी नॉन बैलेंस यानी असंतुलित बल है, ये इधर जाने लगेगा। अगर कोई इधर से केवल एक डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है फिर भी ये इधर जाएगा, ये भी असंतुलित बल है। दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा है लेकिन एक कम और एक ज्यादा लगा रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है ये कम लगा रहा है, तो ये भी असंतुलित बल है। जब तक संतुलित तभी होगा जब दोनों साइड से फोर्स इक्वल लगेंगे। ठीक, एक आपके क्वेश्चन आया था CHS में कि दो ब्लॉक्स थे, एक इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इधर की साइड 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ऊपर की साइड 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इसको किसी समतल पे रखा हुआ है। तो बताओ ये किधर जाएगा। तो देखो ऊपर से अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे अब मान लो एक ईंट है, ईंट को आप ऊपर से दबाएंगे तो क्या होगा, मूव करेगा कहीं नहीं, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 होगा। ऊपर वाला फोर्स हम लोग काज नहीं करते क्योंकि ये 90 डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री का फोर्स उसमें मोशन नहीं लाएगा। तो ये तो छोड़ देना, इसमें कंफ्यूज मत होना किधर जाएगा ये। तो मान लो अगर इधर राइट है इधर लेफ्ट है, आपसे पूछा जाता है लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा या डाउन में जाएगा, तो डाउन नीचे तो क्या है, सरफेस है, नीचे तो जाएगा नहीं। ये हमारे पास में 5 न्यूटन इधर, इसको भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, ये 5 न्यूटन इधर था, 10 न्यूटन इधर, यानी इधर ही जाएगा जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर था राइट की तरफ। ठीक है, अब से कोई मतलब नहीं, अगर 90 डिग्री पे सीधा सीधा उस पर फोर्स लग रहा है तो कोई मतलब नहीं। तो ये दो तरह के फोर्स मैंने आपको बताए, बैलेंस और नॉन बैलेंस। अगले लेक्चर में हम देखेंगे फोर्स की और सारी कैटेगरीज क्या है कि फोर्स हमारे पास में बेसिकली दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से फोर्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट में कौन कौन से फोर्स हैं, उन सारे फोर्सेस की डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।